सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सुप्रास्टर्नल नॉच, जुगुलर नॉच। ये किधर प्रेजेंट होगी, इट इज प्रेजेंट जस्ट अबव द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द मेनुब्रियम। क्योंकि हम लोगों ने अगर देखें तो ये क्या है, मेनुब्रियम स्टर्ना है, नीचे क्या है, ये बॉडी ऑफ स्टर्नम, नीचे क्या है, ज़ेफाइड प्रोसेस। तो सुप्रास सुप्रास्टर्नल नॉच या जुगुलर नॉच बिल्कुल सुपीरियर बॉर्डर ऑफ मेनुब्रियम के ऊपर होगी, ठीक है। और इट इज़ प्रेजेंट एट द रूट ऑफ नेक, ये हम लोग यहाँ पे फील भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रैकिया भी प्रेजेंट होता है। स्टर्नल एंगल किधर होगी, स्टर्नल एंगल इट इज़ प्रेजेंट जस्ट 5 सेंटीमीटर बिलो द सुप्रास्टर्नल नॉच। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या, स्टर्नल एंगल की, यहीं से हम लोग रिब्स की काउंटिंग शुरू करते हैं। यहाँ से सेकंड कोस्टल कार्टिलेज होगा साथ, स्टर्नल एंगल के साथ सेकंड कोस्टल कार्टिलेज होगा, और यहाँ पे सेकंड रिब होगी, यहाँ से रिब की काउंटिंग करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे सुपीरियर मीडियास्टिनम इंफीरियर मीडियास्टिनम से सेपरेट होती है। तीसरी इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे असेंडिंग आयोटा यहाँ पे और begins at this level, descending aorta begin at this level, और arc of aorta begins at this level। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंस है, ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है into the right and left bronchi at the carina। Bifurcation of trachea is known as the bifurcation, bifurcates into, yes, bifurcation trachea known as carina। अब रिब्स हमारे पास अब ये स्टर्नम होती है, ये हम लोग यूज़ करते हैं, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ यूज फॉर द बोन मैरो बायोप्सी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ साइट फॉर द थर्मोपोइटिक मैरो, बिकॉज इट पोजेसेस हेमेटोपोइटिक मैरो थ्रू आउट लाइफ, बिकॉज इट पोजेसेस हेमेटोपोइटिक मैरो थ्रू आउट लाइफ। स्टर्नम एक फ्लैट बोन है, थिन होती है फीमेल्स में, मेल्स में थोड़ी लॉन्ग होती है, ठीक है। बॉडी ऑफ स्टर्नम ये क्या करती है, अगर ये ऊपर मेनुब्रियम के साथ भी जॉइंट बना सकती है, नीचे ज़ेफाइड के साथ भी, तो ज़ेफाइड स्टर्नल जॉइंट, और जो ऊपर बनाएगी तो मेनुब्रियम स्टर्नल जॉइंट, ठीक है। बिकॉज इट इज साइट फॉर द स्टर्नम की यूज़ की जाती है, बिकॉज इट इज़ अ कॉमन साइट फॉर द कॉमन साइट बोन मैरो बायोप्सी, कॉमन साइट फॉर द बोन मैरो बायोप्सी, ठीक है। अब रिब्स होती है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब, फ्लोटिंग रिब। ट्रू रिब 1 से 7, फॉल्स रिब 8 to 10 and 11 and 12 they are known as। अब रिब्स की हम लोग कर रहे हैं, ट्रू रिब्स कौन सी होती हैं, फॉल्स रिब, फ्लोटिंग रिब। जो ट्रू रिब्स होती हैं ये देखिए यहाँ पे, ये ट्रू रिब्स है, बैक साइड है स्कैपुला की, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ट्रू रिब्स शुरू है यहाँ से, ये पूरी फर्स्ट 7 ट्रू रिब्स वो होती है दैट आर अटैच टू, ये है ना, ये है ट्रू रिब फर्स्ट 7 यहाँ तक, दैट आर अटैच टू स्टर्नम बाय मीन ऑफ कोस्टल कार्टिलेज। ये रिब है, ये कोस्टल कार्टिलेज है, स्टर्नम के साथ एक्ट बॉडी ऑफ स्टर्नम के साथ। टू रिब्स आर दो दैट अटैच टू स्टर्नम बाय मीन ऑफ कोस्टल कार्टिलेज के जरिए अटैच होती है रिब्स को स्टर्नम के साथ। दूसरा क्या होता है, इसके बाद आती है फॉल्स ट्रू रिब, फॉल्स रिब। फॉल्स रिब्स कौन कौन सी हैं, 8 9 and 10, 8 9 to 10। इसे these ribs they are attached to the, they are not directly attached to sternum, they are attached to the costal cartilage। और ये जो रिब होगी, below rib is attached to above, below वाली above के साथ अटैच होगी। और जो 11 और 12 होगी फ्लोटिंग रिब्स होती है, क्योंकि ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है, ये वर्टिब्रा के साथ अटैच है, ये फ्लोटिंग रिब्स हैं, फ्लोट कर रही हैं।
अब इसके बाद हमारे पास एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है, एपिक्स बीट किधर फाउंड होती है। एपिक्स बीट इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड में होती है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में एट द मिड क्लेविकुलर लाइन। और ट्रैकिया किधर होता है, ट्रैकिया इज प्रेजेंट इन द सुप्रास्टर्नल नॉच बिटवीन द टू क्लेविकल्स। मिड एक्सिलरी लाइन किधर होगी, जैसे एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड होता है हम लोग ने पढ़ा है, और इसके बाद आएगा मिड एक्सिलरी लाइन, उसके बाद आएगा पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। तो थोरैकोसेंटेसिस जो प्लूरल इफ्यूजन के लिए करते हैं वो किधर करते हैं, इन द 8th इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड एक्सिलरी लाइन प्लूरल इफ्यूजन करते हैं। एक और सवाल आता है हमारे पास रिब्स के फ्रैक्चर के मुतालिक ना। द चेस्ट वॉल ऑफ द जो होती है ना हमारे पास चाइल्ड की चेस्ट वॉल, वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है। तो इसका मतलब है इलास्टिक का मतलब खिंचाव हो जाता है, खींचोगे तो खिंच जाएगी, ठीक है। चेस्ट वॉल ऑफ द चाइल्ड आर हाईली इलास्टिक, तो उसकी वजह से रिब का फ्रैक्चर उनको बहुत कम होता है। अगर कोई इनडायरेक्ट और डायरेक्ट भी हो सकता है अडल्ट्स में, जब कोई स्फीयर इंजरी आए, कोई गिरे ज़ोर से, जिसके लिए वर्ड यूज़ किया गया डायरेक्ट वायलेंस, ठीक है। और जो रिब्स होती हैं 12 रिब में से पहली 2 और आखिरी 2 कम होता है उनका फ्रैक्चर। पहली जो 2 रिब्स होती हैं वो क्लेविकल से सपोर्ट हुई होती हैं, ठीक है। और जो आखिरी 2 रिब्स होती हैं उनको हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई हम लोग फर्स्ट करो कोई फ़ौरन चोट लगी, गिरे हैं ज़ोर से ज़मीन पर गिरे हैं, तो वो जो फ्लोटिंग रिब्स होती है 11 और 12 वो तो स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, वर्टिब्रा के साथ होती, तो वो फ़ौरन क्या कर जाती है, स्विंग कर जाती है, आगे की तरफ चली जाएंगी, स्विंग हो जाएंगी, तो इसकी चोट वगैरह नहीं लगती, बहुत कम चांस होते हैं, लीस्ट कॉमनली इंजर्ड। अब आते हैं हमारे पास हिकअप्स। हिकअप्स क्या होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम कैरेक्टराइज्ड बाय द क्लोज्ड डायफ्राम। व्हाट इज़ द मीनिंग, इसका ये मतलब है कि ग्लॉटिस क्या होता है, ओपनिंग प्रेजेंट बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स के ओपनिंग प्रेजेंट बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स इन द लैरिंक्स, इसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग प्रेजेंट बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स इन द लैरिंक्स, इसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग प्रेजेंट बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स इन द लैरिंक्स, इसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं। तो जो ग्लॉटिस हिकअप्स में क्या होता है कि वो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द इनवॉल्यूटरी कॉन्ट्रैक्शन डायफ्राम, इसमें ग्लॉटिस क्लोज हो जाता है। जब ग्लॉटिस क्लोज हो जाएगी ना, एयर अंदर जाएगी ना बाहर जाएगी, तो हिक साउंड्स होंगी। ये फ्रेनिक नर्व की इरिटेशन की वजह से भी हो सकता है और यूरेमिया की वजह से भी हो सकता है, बस यही है। और एक और बात ये है कि आप लिखिए कि जैसी इंस्पायरेशन होती है उनको पता है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायफ्राम मूव्स डाउन मूव करेगा, तो क्या होगा कि जो वर्टिकल डायमीटर होगा बढ़ जाएगा। अब थॉरैक्स की जो शेप होती है अडल्ट में वो क्या होती है, द शेप ऑफ द थॉरैक्स इन अडल्ट इज ओवल शेप्ड, और जो हमारे पास ट्रांसवर्स सेक्शन में थॉरैक्स की जो शेप होती है वो क्या होती है, किडनी और बीन शेप, रेनिफॉर्म।